हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय। स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम कुछ कमियां निकाल के। कमियां निकालने का मतलब है हम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर चुका और हम उनको कैसे हम अगले लॉज के अंदर एक्सप्लेन करेंगे वो भी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशंस लिखी हुई है, द लॉ डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन इन विच फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ये जो लॉ पढ़ा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें ये नहीं बताता कि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। और अगर यहाँ अगर जैसे हम बोलते हैं कि जो हीट होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है, जो फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्लेन नहीं करता। कौन एक्सप्लेन नहीं करता? फर्स्ट लॉ कि हॉट से कोल्ड ही होगी, क्योंकि कोल्ड से हॉट जाते हैं तो भी एनर्जी क्या होती है? कंजर्व। तो ये बोलता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, कंजर्व होती है तो हॉट से कोल्ड ही क्यों जाए, कोल्ड से हॉट भी तो जा सकता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे क्या है? पॉसिबल है। और अगर दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है तो ये फ्लो ऑफ हीट नहीं बता सकता, उसकी डायरेक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो पहला लॉ हमें ओनली चेंज बताता है कि हाँ इसमें इतना चेंज हुआ, लेकिन चेंज किस तरीके से हुआ, चेंज कहाँ से कहाँ फ्लो होने से हुआ, उसके बारे में हमें कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। सेकंड सेकंड पॉइंट है, द लॉ डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो भी नेचर के अंदर हो रही है, नेचर के अंदर चीजें क्या क्या होती है जिनको हम जनरली इनके अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि झरने से पानी गिरता है, जैसे कि हमारा जो भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होता है वो चीज हो गई। तो ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस है, और ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स नहीं होती। तो ये रिवर्स जो भी प्रोसेस होती है नेचुरल प्रोसेस, वो सारी इरिवर्सिबल होती है, मतलब उनको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को भी एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पॉइंट, द लॉ डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द केमिकल रिएक्शंस डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन। अब होता क्या है कि जो भी रिएक्शंस होती है वो जनरली कंप्लीट नहीं होती है, और कंप्लीट नहीं होती तो उसके पीछे क्या रीजन रहेंगे, वो सारी चीजें भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सिंपल से कुछ पॉइंट है जो तुम्हें पता होने चाहिए। द लॉ डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% एफिशिएंट इंजन। अब 100% एफिशिएंट इंजन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो लॉ है ये अ, बोलता है कि हाँ 100% एफिशिएंट इंजन हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उस चीज को भी ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जनरली मैंने कुछ यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं, उनको तो बस तुम्हें नोट डाउन कर लेना है, ताकि कहीं पे अगर कोई तुम्हें पूछता है कि क्या क्या लिमिटेशंस होती है फर्स्ट लॉ की, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अगले आने वाले प्रोसेस में मैं तुम्हें स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जानकारी दूंगा। वहां पे जो भी मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल्स बस तुम्हें देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, उनको याद नहीं रखना है। ठीक है, वो तुम्हें समझाने के पर्पज से ये चीजें करने वाला हूँ। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, यहां से हम बोल सकते हैं कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके हमने एप्लीकेशंस भी देखे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। इसी तरीके से अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें बता रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के साथ। तो बात करते हैं कि किनको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, किनको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होती है जो प्रोसेसेस खुद अपने आप हो जाए। खुद अपने आप होने का मतलब क्या है कि उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ना पड़े, हमें बाहर से उनको एनर्जी ना देनी पड़े, वो नेचुरल फॉर्म में हो जाए, उनकी नेचुरली टेंडेंसी होगी, वो अपने आप हो जाएगी। हम बाहर से एनर्जी देंगे या ना दें, दोनों चीजें करें, फिर भी वो होगी। तो उस टाइप के प्रोसेस को हमने क्या बोला हुआ? सिंपल स्पॉन्टेनियस। या फिर एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो प्रोसेसेस जिनको ओनली एक इनिशिएशन की जरूरत है, एक इनिशिएट करने की जरूरत है, अगर हमने वो एक प्रॉपर इनिशिएशन उनको दे दिया तो वो प्रोसेस हो जाएगी। तो दो चीजें हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर, या तो वो खुद अपने आप हो जाएगी, या वो प्रोसेस को हमने प्रॉपर इनिशिएशन देना पड़ेगा।
तो पहले उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रोसेस विच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी, कोई भी प्रोसेस है उसकी नेचुरल टेंडेंसी है टू अकर, होने की, आइदर ऑफ इट्स ऑन, या खुद से हो जाएगी, और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, या फिर प्रॉपर इनिशिएशन के साथ अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। जी समझ में आ रही होगी क्या बोला है? या तो खुद अपने आप हो जाए प्रोसेस, या फिर हमें उसको प्रॉपर इनिशिएट करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के एग्जांपल्स को डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया हुआ है। दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। पहला एग्जांपल के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस व्हेन नो इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड। वो प्रोसेस जहाँ पे हमें इनिशिएट करने के लिए कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब खुद अपने आप हो जाए। जैसे कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे कि क्या होता है कि अगर सपोज जो हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो जैसे ही वो दोनों टकराएगी तो वो फ्लो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा मतलब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वो फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अगर वो फ्लो अपने आप हो जाएगा मतलब वहाँ पे इनिशिएट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब जब हम गैसेस को मिक्स करते हैं तो वो जो मिक्स होता है वहाँ पे भी हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और नहीं पड़ती तो ना ही हमें प्रॉपर इनिशिएट करना पड़ता है वहाँ पे। तो वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट गैसेस जहाँ पे मिक्स होती है वो भी एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें कोई इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, और वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल, जैसे कि पानी झरने से नीचे की तरफ गिरता है, तो झरने से नीचे की तरफ गिरते हुए हमें कुछ एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, या कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है। वो जो हो रहा है वो नेचुरली फॉर्म में ऐसा हो रहा है, और वो नेचुरली फॉर्म में ऐसा हो रहा है तो वो एक क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वो खुद अपने आप हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, अगर सपोज मैं आइस को 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रख देता हूँ तो वो क्या होगा, वो अपने आप क्या होगा, मेल्ट होता जाएगा, वो अपने आप वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हमें कोई बाहर से मुझे कोई लगाने की जरूरत नहीं है, नेचर की तरफ से जो चीज हो रही है वो खुद अपने आप हो रही है। मतलब मुझे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाना है, या फिर लगाना भी है तो जस्ट इनिशिएट करने के लिए चीज करनी है, उसके बाद वो अपने आप होती क्या चली जाएगी। तो उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। उसके अंदर ये लास्ट वाला एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, इसको भी तुम लोगों ने समझा होगा। तो ये कुछ प्रोसेस है जहाँ पे हमें इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो खुद प्रोसेस अपने आप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड। अब कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें इनिशिएट करने की जरूरत होती है। जैसे कि क्या होता है कि जब कोल 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 किसको बोलते हैं, कार्बन को। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, वेर इग्नाइटेड कोल कीप्स ऑन बर्निंग व्हेन इग्नाइट, मतलब जब कार्बन को ओनली जस्ट हमने उसको जस्ट बर्न कर दिया, और बर्न करने के बाद हम चले गए कहीं पे, तो वो क्या होता रहेगा, अपने आप बर्न होता रहेगा। बर्न होता रहेगा इसका मतलब क्या है कि जस्ट मैंने उसको इनिशिएट एक प्रॉपर इनिशिएशन दिया, मैंने उसको प्रॉपर इग्नाइट किया, उसके बाद वो अपने आप क्या हो गया, जलता रहेगा। तो वो अपने आप अगर जल रहा है इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको एक बस प्रॉपर इनिशिएशन दिया था, मैं थ्रू आउट द प्रोसेस उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगला एग्जांपल क्या है, मीथेन बर्न्स विद ऑक्सीजन व्हेन इग्नाइटेड। सेम चीज है कि जिस तरीके से कार्बन बर्न होता है उस तरीके से मीथेन गैस भी क्या होता है कि मीथेन गैस को जैसे ही थोड़ा सा बर्न किया जाता है, एक प्रॉपर इनिशिएशन दिया जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, जलता रहता है। और अगर इसके बाद वो जलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो रिलीज करता रहता है। तो बस हमें जस्ट उसको प्रॉपर इनिशिएशन लेना है, जैसे ही मैं उसको प्रॉपर इनिशिएशन दूंगा तो उसके बाद वो क्या होता है, अपने आप बर्न होता रहेगा, और अपने आप बर्न होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल है। और वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर भी किसका, जहाँ पे हमें इनिशिएशन की जरूरत है। अगर हम इनिशिएट नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट इवोल्व CO2 अपॉन हीटिंग। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तुम लोगों को पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। तो जब CaCO3 को बर्न करते हैं तो CaCO3 को बर्न करने पे CO2 गैस वहाँ पे निकलती है। तो हमें जस्ट थोड़ा सा वहाँ पे इनिशिएशन करना पड़ेगा, उसको जस्ट एक बार बर्न करना पड़ेगा, उसके बाद जो CO2 निकलेगी वो थ्रू आउट द प्रोसेस निकलती रहेगी। लेकिन हमें इनिशिएट करना है, इनिशिएट करते ही वो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगी कि चलती रहेगी। और वो प्रोसेस अगर हमेशा चलती रहेगी जस्ट एक प्रॉपर इनिशिएशन देने के बाद, इसका मतलब वो किसके अंदर आ जाती है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस जहाँ पे इनिशिएशन की जरूरत नहीं है वो वाला एग्जांपल, और जहाँ पे इनिशिएशन की जरूरत है वो वाला एग्जांपल, दोनों के एग्जांपल्स तो हमें सिंपली क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। स्पॉन्टेनियस का सिंपल मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बोलेंगे जो पॉसिबल है। हाँ,
या फिजिबल है। यहाँ पे एक अलग सा वर्ड यूज करता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिबल। फिजिबल का मतलब सिंपल क्या होता है, पॉसिबल। तो स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जो पॉसिबल है, जो फिजिबल है, हर कंडीशन में पॉसिबल है, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि स्पॉन्टेनियस सिंपली मींस द गिवन प्रोसेस इज फिजिबल और पॉसिबल। मतलब अगर कोई मुझे पूछेगा कि या ये प्रोसेस हो सकती है, तो मैं हमेशा आंसर दूंगा कि हाँ हो सकती है, ये हमेशा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फिजिबल है, पॉसिबल है। अगर मुझे कोई पूछेगा क्या कार्बन को बर्न कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि आप जस्ट उसको एक प्रॉपर इनिशिएशन दे दिया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, बर्न होता रहेगा। इसका मतलब वो पॉसिबल क्या हो जाएगी, जो प्रोसेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमेशा फिजिबल और पॉसिबल। तो एक और चीज यहाँ पे निकल के आती है कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि जो जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुई और खत्म हुई, पता ही नहीं चला। रिएक्शन को स्टार्ट होके खत्म होने में पता ही नहीं चला, मतलब जो रिएक्शन टाइम था वो रिएक्शन टाइम बहुत कम है। और जिसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है क्या वो इंस्टेंटेनियस होती है? तो अगर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्या होगी कि जो स्टार्ट होती खत्म होगी, मतलब क्या वो स्पॉन्टेनियस है। तो जो भी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होगी? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि रिएक्शन टाइम कम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो वो हमेशा फास्ट ही हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो सकती है, धीरे धीरे भी हो सकती है, स्लोली स्लोली भी हो सकती है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन तुम देखोगे तो वो क्या है, वो एक तरीके से क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस मे और मे नॉट बी इंस्टेंटेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हो भी सकता है वो इंस्टेंटेनियस हो, और हो नहीं भी हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस हो, लेकिन सारी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। इसका रिवर्स वाला जो चीज है वो सही है। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर लिखा है तो वो इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जिसका रिएक्शन टाइम क्या है, कम है। रिएक्शन टाइम कम है मतलब वो जल्दी से हो जाती है, टाइम नहीं लगता ज्यादा। लेकिन सारी स्पॉन्टेनियस तो ऐसा नहीं हो सकता ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर तो टाइम भी लग सकता है। तो धीरे धीरे कोई प्रोसेस होती है तो ये नहीं बोलना है कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो हो सकता है स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम हो सकता है ज्यादा। तो आई थिंक ये दोनों जो नोट के अंदर पॉइंट लिखे हुए दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो ये था हमारा इतना सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में नॉलेज कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का सिंपल मीनिंग क्या है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का सिंपल मीनिंग हमारे पास ये है कि वो प्रोसेसेस जो या तो खुद अपने आप हो जाए या उनको हमें प्रॉपर इनिशिएशन की जरूरत पड़े। ठीक है, तो उनके एग्जांपल भी हमने समझे। इसके बाद चलते हैं हम अपनी सेकंड चीज की तरफ, जिसका नाम है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि जो खुद अपने आप होता है या जहाँ पे प्रॉपर इनिशिएशन की जरूरत पड़े। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमें पूरी प्रोसेस के दौरान एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर सपोज कोई प्रोसेस हो रही है और उसमें थ्रू आउट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर बीच में मैंने वो एनर्जी का सप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो रोक दिया, इसका मतलब वो प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, वो प्रोसेस आगे नहीं जाएगी। मतलब वो प्रोसेस पूरा का पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है कि हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं। वहां पे जस्ट एक प्रॉपर इनिशिएशन से रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हमें पूरी प्रोसेस के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो प्रोसेस हो पाएगी। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, सिंपल नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस विच हैज नो टेंडेंसी टू अकर, उसकी टेंडेंसी नहीं है अकर होने की, लेकिन विच इज मेड टू अकर, उसको हम करवा सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इज कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि उसको हमें देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके वो प्रोसेस हो पाएगी। अगर मैंने बीच में ही एनर्जी बंद कर दी, सप्लाई करना बंद कर दिया, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, उसकी टेंडेंसी नहीं होगी कि वो प्रोसेस हो। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे कि वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, वाटर टूटता है, H2O टूटता है H2 प्लस O2 के अंदर। तो H2O की जो टूटने की प्रोसेस है, जब उसको तोड़ते हैं तो हमें पूरी प्रोसेस के दौरान क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो टूट पाएगा। अगर बीच में मैंने उसको एनर्जी देना बंद कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि जो उसका डिकम्पोजिशन है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी प्रोसेस में हमें देना पड़ रहा है। अगर सिंपल वाटर रखा है तो वो नहीं टूटेगा, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसकी टेंडेंसी तो नहीं है होने की, लेकिन अगर हमें उन्हें करवाना है तो हमें आउटसाइड से एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और कंटिन्यूस सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो हो पाएगी।
आगे चलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl को जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो प्रोसेस भी हमारे एक तरीके से क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू ओवरहेड टैंक। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जनरली घरों के अंदर क्या होता है कि ऊपर टैंक लगे होते हैं जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं। तो होता क्या है कि वो मोटर लगाते हैं, वो मोटर से क्या करते हैं, पानी ऊपर की तरफ खींचते हैं। अब होता क्या है कि अगर तुम बीच में मोटर बंद कर दोगे तो क्या पानी ऊपर जा पाएगा? तुम्हें जब तक पानी ऊपर लेके जाना है तब तक उस मोटर को चालू करके रखना पड़ेगा। तो वो भी एक तरीके का है, वो भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये तो हमारा डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल हो गया। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम अ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। डिफ्यूजन स्टेट्स ऑफ मैटर का एक सिंपल सा वर्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर आया था। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई एरिया से लो एरिया की तरफ। लेकिन अगर मुझे लो एरिया से हाई एरिया की तरफ अगर डिफ्यूजन करवाना है तो क्या वो स्पॉन्टेनियस हो पाएगा? नहीं, वो मुझे बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो जाके लो से हाई की तरफ जाएगा। हाई से लो की तरफ तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लेकिन लो से हाई लेके जाना है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। हमें कंटिन्यूअस उस जितनी भी टाइम उस प्रोसेस को करने में देना है उस पूरे टाइम के अंदर मुझे कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके वो प्रोसेस हो पाएगी। मतलब पूरी की पूरी जितना भी टाइम लग रहा है उसमें हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी। बीच में अगर रोक दिया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब कंटिन्यू सप्लाई करना पड़ेगा, और कंटिन्यू सप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब वो क्या है, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो आई थिंक दोनों चीजें क्लियर होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। ओके, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है तो कुछ ना कुछ चीज है जो उसको करवा रहा है। उस चीज को हम यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, कि वो फोर्स जिससे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है उस फोर्स को ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेते, डेफिनेशन क्या था। फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो उसको ड्राइव कर रहा है, जो जिसकी वजह से वो प्रोसेस हो रही है, उस फोर्स को हमने क्या बोला हुआ, ड्राइविंग फोर्स। अब जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, वो ड्राइविंग फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये दोनों फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करना कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके ड्राइविंग फोर्स को। ड्राइविंग फोर्स भी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज है कि कोई भी इंसान क्या चाहता है कि उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाए। ये चीज मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पहले भी बता चुका हूँ कि हर कोई क्या चाहता है कि वो अपनी मिनिमम एनर्जी को अचीव करना चाहता है। तो एक ड्राइविंग फोर्स तो क्या हो गया कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करो, तब वो प्रोसेस हो जाएगी। अगर वो प्रोसेस कब हो रही होगी, जब उस प्रोसेस में एनर्जी मिनिमाइज हो रही होगी, तो वो प्रोसेस होगी, मतलब वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। एक तो ये ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, तो पहला समझते हैं इसको अच्छे से। ड्राइविंग फोर्स इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना है, उसकी टेंडेंसी के लिए ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल। और ड्राइविंग फोर्स होने की वजह से वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब हर रिएक्शन क्या चाहती है कि उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो। तो वी नो दैट WKT लेसर इज द एनर्जी, जितनी एनर्जी कम हो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी ज्यादा एनर्जी कम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसे अभी हमने पहले से पता है कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है। तो इससे होता क्या है, सो द हीट कंटेंट ऑफ हॉट बॉडी बिकम्स मिनिमम। तो होता क्या है कि जो हाई टेम्परेचर के पास क्या है, हीट कंटेंट ज्यादा है, तो वो क्या करता है, ट्रांसफर कर रहा है लो टेम्परेचर की तरफ हीट कंटेंट। तो अपनी तरफ की जो हीट है उसको क्या कर रहा है, वो मिनिमाइज। कौन? तो ये हाई टेम्परेचर वाला जो है, ये लो हाई टेम्परेचर वाले का जो हॉट बॉडी है, वो हॉट बॉडी अपनी जो एनर्जी उसको क्या कर रही है, मिनिमाइज कर रही है। और मिनिमाइज कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करेगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। वाटर फ्लोज डाउन हिल टू हैव मिनिमम एनर्जी। जैसे कि मैंने तुम्हें ये एग्जांपल पहले बताया था, इसे झरने से पानी ऊपर से गिरता है। तो झरने से पानी नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि नीचे का जो पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तुम्हें पता है कि फॉर्मूला क्या था, MgH। तो एच की वैल्यू जीरो, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। मिनिमाइज क्यों कर रहा है, तभी वो प्रोसेस क्या हो रही है, तभी वो प्रोसेस
एक स्पॉन्टेनिटी के अंदर जाएगी या वो प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी जब वहां पे ड्राइविंग फोर्स आएगा। उस ड्राइविंग फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए। वो ड्राइविंग फोर्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है कि मिनिमम एनर्जी को अचीव करना है। मिनिमम एनर्जी को अचीव करना क्यों है? क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। तो यहाँ से हम क्या चीज सकता है कि स्पॉन्टेनिटी कंडीशन क्या होती है कि वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? मिनिमाइज करने का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज करना है, एनर्जी कम करना है। एनर्जी कम कैसे करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव। मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि मतलब जहां जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव होगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, मतलब वहां पे एनर्जी मिनिमाइज होगी, वहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ से हमें एक सीधा का सीधा फैक्टर मिल गया कि जिन भी प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी वो सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ये चीज समझ में आ रही? क्या बोला अभी मैंने? क्यों डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगी? क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही है, एनर्जी वहां पे मिनिमाइज हो रही है। और अगर एनर्जी मिनिमाइज हो रही है इसका मतलब क्या है? अगर एनर्जी मिनिमाइज हो रही है इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो पहला फैक्टर हमें ये समझाता है टेंडेंसी टू कर मिनिमम एनर्जी वाला कि जहां जहां पे भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी वो वाली प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो ड्राइविंग फोर्स मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर तुम्हें बोलता है कि कब होगी, तो जहां पे भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मतलब जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी वो क्या होगी? वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। पहला फैक्टर समझ में आया। अब भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी है जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव नहीं है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, या कुछ और डिफरेंट चीजें हैं, फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। इसके एक्सेप्शंस की, पहले फैक्टर के एक्सेप्शंस की। पहला फैक्टर हमें बोलता है कि जहां पे भी एनर्जी मिनिमाइज हो रही हो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब अगर एनर्जी रिलीज हो रही हो, एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है? वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। तो डेल्टा एच नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो इसको फॉलो नहीं करती, मतलब फर्स्ट फैक्टर को फॉलो नहीं करती। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस को भी यहाँ पे पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एनर्जी। कुछ लिमिटेशंस है जो इसको फॉलो नहीं करती, जिसकी पहला है स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी है जो एंडोथर्मिक है, मतलब जिनका डेल्टा एच नेगेटिव नहीं है, उनका डेल्टा एच पॉजिटिव है, फिर भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये फैक्टर कंप्लीटली हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर भी एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो उन एक्सेप्शंस को पहले देखते हैं फिर और आगे बात करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस पहला है, जैसे कि एक एग्जांपल देखे हुए हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि वाटर का इवोपरेशन करना है या फिर सॉलिड आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये एक स्पॉन्टेनियस है, हम पहले बात कर चुके हैं। स्पॉन्टेनियस और अगर हमें सॉलिड से आइस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगी? एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो बॉन्ड टूटेंगे। मतलब एनर्जी डेल्टा एच मतलब पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तभी तो क्या हो रहा है? तभी वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है वहाँ पे? पॉजिटिव। इसी तरीके से लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो भी डेल्टा एच पॉजिटिव है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो भी डेल्टा एच पॉजिटिव है। ये दोनों प्रोसेसेस डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों प्रोसेसेस एंडोथर्मिक है, और साथ साथ में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी है। मतलब जरूरी नहीं है कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तुम ये चीज यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस है, ठीक है। अब एक और चीज है, डिकम्पोजिशन ऑफ एचजीओ बिकम स्पॉन्टेनियस ऑन हीटिंग। जैसे एचजीओ को हीट करते हैं, अगर हीट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है हमें? हीट के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ रही है। तो एनर्जी देनी पड़े तो डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो एचजी लिक्विड और O2 गैस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि एंडोथर्मिक है, फिर भी क्या है? फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तभी स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरीके से N2O5 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो N2O5 कन्वर्ट होगा NO2 और O2 में, फिर भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी? एज ए जस्ट प्रॉपर इनिशिएशन करने के लिए, बस उस टाइम तक एनर्जी देंगे, फिर वो अपने आप क्या होगा? डिकम्पोज होता रहेगा। फिर भी ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ से मैं तुम्हें क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ से मैं तुम्हें ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर कहीं पे आती है तो हो सकता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव में भी स्पॉन्टेनिटी आ सकती है।
तो आई थिंक फर्स्ट फैक्टर तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि हर कोई क्या चाहता है, एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। मेन चीज ये समझाना चाह रहा हूँ। एनर्जी मिनिमाइज कब करेगा, जब उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है एनर्जी मिनिमाइज करना, एनर्जी रिलीज करना। रिलीज करेगा तभी तो मिनिमाइज करेगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है तब जाके क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी आती है। और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ और लिमिटेशंस बची हुई है, तो जल्दी से उसको नोट डाउन करो। तो अब आगे बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात कर रहे थे हम। लिमिटेशंस के अंदर सेकंड पॉइंट है कि कुछ कुछ रिएक्शंस हमें ऐसी देखने को मिलती है जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू जीरो है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जीरो है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। तो कुछ इसके एग्जांपल है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पर हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू जीरो, हीट एक्सचेंज क्या होता है, हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू जीरो, बट दीज आर स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो जरूरी नहीं कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तभी स्पॉन्टेनियस हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो तभी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, डेल्टा एच जीरो हो तब भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है। तो जैसे कि एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो होता है, वो वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, जीरो होती है, वहां पर हीट एक्सचेंज जीरो होता है। उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी मैंने तुम्हें बताई जहां पर क्या होता है कि जरूरी नहीं कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तभी क्या हो, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो वो फर्स्ट फैक्टर की पूरी बात की। तो फर्स्ट फैक्टर के अंदर हमने, अगर हम ऊपर ऊपर से बात करें तो ऊपर ऊपर से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जनरली जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर होती है। ठीक है। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, उन बातों को हम समझते हैं। ठीक है। अब सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड फैक्टर क्या बोलता है कि कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये चाहता है कि वो कम रेंडमनेस से ज्यादा रेंडमनेस की तरफ चला जाए। ठीक है। कम रेंडमनेस से ज्यादा रेंडमनेस की तरफ चला जाए। इस चीज को पढ़ने से पहले एक बार इस नोट को देख लेते हैं। लिखा हुआ है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रोसीड इन अ डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब क्वेश्चन है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, ये बात हमें समझ में आ रही है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, कब तक होगी, वो स्पॉन्टेनियस तब तक होगी जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, इक्विलिब्रियम क्या चीजें हैं, वो हम अगले आने वाले चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। बस सिंपल सा अभी तुम्हें इतना याद रखना है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब तक होती है, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम अचीव ना करे। तो सीधा सेकंड फैक्टर की तरफ आते हैं। सेकंड फैक्टर बोलता है कि कोई भी किसी की टेंडेंसी क्या होती है कि मैक्सिमम रेंडमनेस आए उसके अंदर। जितना ज्यादा रेंडमनेस आएगा उस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी, उस प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो नेचर टेंड्स टू मूव स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम मोर ऑर्डर टू मोर रैंडम स्टेट्स। जितना ज्यादा ऑर्डर्ड है तो उससे वो जाना चाहेगा जितना जिधर रेंडमनेस जितनी ज्यादा है, और अ प्रोसेस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन अ डायरेक्शन इन विच रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। क्या देखा हुआ है कि जहां पर रेंडमनेस ज्यादा होती है वहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मतलब अगर रेंडमनेस बढ़ रही है इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होगी, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो गैस के अंदर रेंडमनेस सपोज ज्यादा है। ठीक है। फिर हमारे पास लिक्विड के अंदर रेंडमनेस कम है, और हमारे पास सॉलिड के अंदर रेंडमनेस क्या है, सबसे कम है। ठीक है। तो जस्ट मैंने एक रेंडमनेस का ऑर्डर लिखा हुआ है, गैस ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड। तो सेकंड फैक्टर हमें क्या बोलता है, सेकंड फैक्टर हमें बोल रहा है कि जिधर भी रेंडमनेस ज्यादा है, अगर उधर रिएक्शन जा रही है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर हम कंसिडर करेंगे। तो रेंडमनेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि एक कमरे के अंदर सपोज मान लेते हैं कि 20 बच्चे और एक दूसरे कमरे के अंदर 40 बच्चे, बताओ किसकी रेंडमनेस ज्यादा है। ऑफकोर्स जहाँ पे बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे मतलब 40 बच्चे जिधर ज्यादा है उधर रेंडमनेस क्या होगी, ज्यादा। तो मेन चीज हमारी यहाँ पे ये है कि कोई भी किसकी भी टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी होगी कि जहाँ पे भी रेंडमनेस ज्यादा हो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उसकी तरफ रिएक्शन तुम्हारा फ्लो करेगा। ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस जब होती है ना, तो वहां पे तुम्हारा जो डेल्टा एच होता है, हीट एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गैस ए है और गैस बी है, और ये बीच में मैंने यहाँ पे वाल्व लगाया हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाल्व को ओपन कर दिया, वाल्व ओपन कर दिया तो गैसेस क्या हो गए, मिक्स हो गए। जब तक वाल्व ओपन नहीं था ना, तो ये गैस इस साइड थी, ये गैस इस साइड थी। अब हुआ क्या कि जैसे वाल्व ओपन किया तो ये गैस एक दूसरे के अंदर क्या होगी, मिक्स होती गई। मिक्स होने से इसकी रेंडमनेस बढ़ गई, और रेंडमनेस बढ़ने की वजह से ही इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल में लिखवाया हुआ है। ठीक है।
तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 होने के बावजूद भी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेंडमनेस बढ़ रही है, और रेंडमनेस बढ़ रही है इसकी वजह से एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इंटरमिक्सिंग जो गैसेस की होती है उसमें तुम्हारी रेंडमनेस बढ़ती है, रेंडमनेस बढ़ने की वजह से ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाती है। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 0 है, तो तुम डेल्टा एच की वैल्यू से नहीं बता सकते कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन तुम यहाँ पे कौन सा फैक्टर अप्लाई करोगे? यहाँ पे फैक्टर अप्लाई करोगे तुम रेंडमनेस का, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ रही है, तो हाँ रेंडमनेस बढ़ रही है, और रेंडमनेस बढ़ने से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। अब जैसे कि कुछ लिमिटेशंस थे इसके अंदर, जो फर्स्ट फैक्टर था उसके अंदर, तो उन फर्स्ट फैक्टर के लिमिटेशंस को सेकंड फैक्टर एक्सप्लेन करेगा। तो कैसे करेगा उसको समझते हैं थोड़ा सा। सेकंड फैक्टर एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। पढ़ा है हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस के कुछ एग्जांपल थे जो स्पॉन्टेनियस थे, उसको ये सेकंड फैक्टर एक्सप्लेन कैसे कर रहा है देखोगे। इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवोपरेशन हो रहा है, डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। इवोपरेशन का मतलब क्या? लिक्विड से गैस जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है मतलब क्या? रेंडमनेस क्या हो रही है भैया? रेंडमनेस बढ़ रही है। H2 लिक्विड से H2 गैस जा रहा है तो मोर रेंडमनेस, रेंडमनेस बढ़ रही है। तो चाहती क्या है रिएक्शन, जितना रेंडमनेस ज्यादा हो उधर जाए। इसका मतलब क्या है कि सेकंड फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो क्यों है? उसका रीजन है कि यहाँ से यहाँ जाने पर रेंडमनेस बढ़ रही है। तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास दूसरा फैक्टर है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने पर रेंडमनेस बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। इसी तरीके से फ्यूजन ऑफ आइस, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो सॉलिड में कम, लिक्विड में ऑफकोर्स रेंडमनेस ज्यादा है। डेल्टा एच पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक्सप्लेन कौन करेगा? इसको एक्सप्लेन करेगा ये वाला फैक्टर। कौन सा वाला फैक्टर? ये रेंडमनेस वाला फैक्टर एक्सप्लेन करेगा कि H2 सॉलिड से H2 लिक्विड जा रहे हैं और लिक्विड में रेंडमनेस ज्यादा है, और हर कोई यही चाहता है कि उसकी रेंडमनेस बढ़ जाए। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो रेंडमनेस बढ़ रही है, इसकी वजह से ही ये स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। डेल्टा एच से तो बता ही नहीं सकते। सेकंड चीज है डीकम्पोजिशन ऑफ HGO। 2HGO सॉलिड से 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस की तरफ जा रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। उसका रीजन क्या है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज द प्रोडक्ट में O2 गैस बन रहा है। यहाँ पे सॉलिड था तो प्रोडक्ट में गैसियस बन रहा है चीज, और अगर गैसियस बन रहा है तो रेंडमनेस ज्यादा है, और रेंडमनेस अगर ज्यादा है तो उसका टेंडेंसी होगा फ्लो होने का, उसका टेंडेंसी होगा स्पॉन्टेनिटी शो करने का। तो आई थिंक ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी। तीनों एग्जाम्पल को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? तीनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा है कौन? रेंडमनेस वाला फैक्टर। आई थिंक चीज समझ में आ गई क्या बोला है। तो दो फैक्टर की बात की हमने। पहला फैक्टर था कि एनर्जी मिनिमाइज करो, दूसरा फैक्टर बोलता है कि रेंडमनेस बढ़ाओ। एनर्जी मिनिमाइज करने वाला जो फैक्टर है वो कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उन चीजों को एक्सप्लेन किया किसने? इसने। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि रेंडमनेस बढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी रिएक्शंस, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जो ये बोलती है कि जहाँ पर रेंडमनेस कम हो रही है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। तो वो चीजें क्यों हो रही है उन चीजों को भी हम समझते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।